नमस्कार सभी को। पिछली क्लास में हमने पढ़ा था, स्टार्ट किया था हमने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वाली यूनिट। ठीक है, उसके अंदर हमने फ्रेम ऑफ रेफरेंस निर्देश तंत्र जो है उसको डिफाइन किया था। और निर्देश तंत्र के जो दो प्रकार हमने पढ़े थे, जड़त्वीय निर्देश तंत्र और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, जिसके अंदर हमने देखा था कि जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है उसके अंदर पार्टिकल जो होगा उसका एक्सेलरेशन जो है 0 होता है। ठीक है, मतलब वो जो निर्देश तंत्र होगा फ्रेम ऑफ रेफरेंस उसका एक्सेलरेशन जो है 0 माना जाता है। और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो एक्सेलरेटेड होता है, मतलब उसका जो है एक्सेलरेशन कुछ ना कुछ होता है, नॉन जीरो होता है। ठीक है, अब देखना उसके एग्जाम्पल भी हमने पढ़े थे। आज का टॉपिक है हमारा रिलेटिविटी से, रिलेटिविटी जो है उसी से रिलेटेड है, क्लासिकल रिलेटिविटी। ठीक है, जिसको हम चीज संबंध आपेक्षिकता कहते हैं। अब देखना इधर, रिलेटिविटी दो टाइप की हो गई यहाँ पे, एक तो क्लासिकल और एक है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, क्लासिकल मतलब वो है जिसके अंदर हम मैक्रोस्कोपिकली देखेंगे, और जो मॉडर्न रिलेटिविटी है, ठीक है, उसके अंदर हम जो है ऑब्जेक्ट, ऐसे ऑब्जेक्ट की बात करेंगे जो कि बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं, जैसे कि लाइट की स्पीड या लाइट की स्पीड के इक्विवेलेंट स्पीड से अगर मूव करे ऑब्जेक्ट, ठीक है, तो वो जो है मॉडर्न रिलेटिविटी हो जाएगी। आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है वो हो जाएगी। ठीक है, ये जो है क्लासिकल रिलेटिविटी है, मतलब जो हम ऑब्जर्व करते हैं डेली लाइफ के अंदर, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो मूव तो करते हैं लेकिन बहुत ही कम स्पीड से मूव करते हैं। ठीक है, तो वहां पे जो रिलेटिविटी है वो क्लासिकल रिलेटिविटी है। और जिस जगह पे यानी कि जो फिनोमिना, जो घटनाएं घटती है, जो कि कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो बहुत ही हाई स्पीड से मूव करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई जो है अंतरिक्ष के अंदर कोई पिंड है, ठीक है, कोई बॉडी है, या फिर कोई यान है, ठीक है, कोई प्लेन है जो कि बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव कर रहा है, तो उस समय वहाँ पे जो रिलेटिविटी देखेंगे, ठीक है, वो आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है। अब देखना इधर, चीज संबंध यांत्रिकी क्या कहती है कि कोई कण है, उसकी पोजीशन जो है हमें एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पता है। ठीक है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसके अंदर हमें उस पार्टिकल की पोजीशन पता है, तो हम उसकी पोजीशन जो है वो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर भी ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर हमें ऑब्जेक्ट के कुछ पैरामीटर पता है, तो वो हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में भी ज्ञात कर सकते हैं। समझना इधर, जैसे कि यहाँ पे हम दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेते हैं। ठीक है, एक तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने ले लिया ये वाला, ठीक है, जिसको हमने नाम दे दिया एस, एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है, उसके बाद एक दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया, वो ये रहा, जिसको हमने नाम दे दिया एस डैश। क्या नाम दे दिया? एस डैश। ठीक है, और यहाँ पे एक जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एस जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो तो स्थिर मान लेते हैं हम, स्थिर है। ठीक है, और जो एस डैश है वो क्या है? गतिशील है, किसी कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। ठीक है, इधर देखना, एस तो रेस्ट में है और एस डैश जो है वो गति कर रहा है यहाँ पे। ठीक है, गतिशील है। तो अब कोई पार्टिकल है, मान लो ये रहा पार्टिकल, पी पार्टिकल है। ठीक है, इस पार्टिकल की पोजीशन हमें किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में पता है, जैसे कि एस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में इस पार्टिकल की पोजीशन हमें पता है, तो उस पोजीशन को हम एस डैश फ्रेम में कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, उसी को हम गैलेलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। मतलब दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस में से किसी एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें पार्टिकल की पोजीशन पता है, तो हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इधर समझना, जैसे कि ये कोई बस है, ठीक है, ये बस है, और यहाँ पे जो है कोई यात्री बिठा हुआ है ये, ठीक है, और यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है ये, मान लो ये बल्ब है। ठीक है, बल्ब है जो कि लाइट दे रहा है। ठीक है, अब देखना,
ये जो अंदर बैठा हुआ ऑब्जर्वर है उसके लिए तो ये जो बल्ब है वो रेस्ट में है, ये सब रेस्ट में है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। ठीक है, ये एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया। मान लो ये एच डैश फ्रेम है। ठीक है, और ये जो बाहर जो वातावरण है, ठीक है, यहाँ पे कोई दूसरा व्यक्ति ये जो है खड़ा है, ये जो है इस बल्ब को देख रहा है। एक तो ये ऑब्जर्वर और दूसरा ऑब्जर्वर ये रहा। इसके लिए जो है इस बल्ब की पोजीशन उसको पता है कि ये जो भी है 2 या 3 मीटर के ऊपर जो भी है, कुछ डिस्टेंस के ऊपर ये बल्ब है। यहाँ पे ये कोई पार्टिकल जो है, पार्टिकल इसकी पोजीशन उसको पता है। ठीक है, अब ये मूव कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो बाहर का धरातल है, सरफेस है, वो क्या है, रेस्ट में है। ठीक है, तो एक रेस्ट में है और दूसरा क्या कर रहा है, गतिशील है। तो उस समय इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, मतलब इस ऑब्जर्वर के लिए ये जो पार्टिकल है, यानी कि ये जो वस्तु है, बल्ब है, जो भी है, उसकी पोजीशन जो है वो क्या होगी, इसकी पोजीशन क्या होगी, ये हम ज्ञात कर सकते हैं जब हमें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर इसकी पोजीशन पता है। तो हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है उसकी पोजीशन फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके लिए हमें क्या चाहिएगा, हमें ये पता होना चाहिए कि ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो जिस वेलोसिटी से मूव कर रहा है उस वेलोसिटी का मान हमें पता होना चाहिए। ठीक है, और टाइम तो हम नोट कर ही लेंगे। ठीक है, तो उस समय हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पोजीशन निकाल सकते हैं, यहाँ से लगाकर यहाँ तक की पोजीशन एक्स का मान ज्ञात कर सकते हैं। वो एक्स डायरेक्शन में जा रहा है तो एक्स डायरेक्शन में, 3D के अंदर मूव कर रहा है तो हम एक्स वाई और जेड तीनों कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा मतलब है, अगर एस फ्रेम में हमें कोऑर्डिनेट पता है तो हम एस डैश के अंदर ज्ञात कर सकते हैं। एस डैश में पता है तो एस के अंदर हम कोऑर्डिनेट पता कर सकते हैं। इसके अंदर सिर्फ स्थिति ही पता नहीं कर सकते हम, अगर हमको स्थिति पता चल जाती है, ठीक है, तो हम वेग भी ज्ञात कर सकते हैं, और वेग पता चल जाता है तो हम त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं, और त्वरण अगर पता चल जाता है तो हम बल भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे पैरामीटर हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब देखना है, जैसे कि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लिया हमने दो, एक एस है और दूसरा एस डैश है, और एस डैश फ्रेम जो है वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी v वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ x डायरेक्शन में। कौन सी डायरेक्शन में, x डायरेक्शन में ये मूव कर रहे हैं, मूव कर रहा है एस डैश फ्रेम। ठीक है, और कोई पार्टिकल ले लिया हमने, ये रहा p पार्टिकल, यहाँ पे है, यहाँ पे। ठीक है, ये p पार्टिकल है कोई। ठीक है, अब इस पार्टिकल की इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर पोजीशन हमें पता है, ये जो पोजीशन है वो एक्स डैश है, कितनी है, एक्स डैश पोजीशन है। ठीक है, तो हमें इस एस फ्रेम जो रेस्ट में है फ्रेम, उसके अंदर इसकी पोजीशन जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो वो यहाँ से लगाकर यहाँ तक की जो है होगी पोजीशन, ये हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक्स है, कितना है, एक्स है। ठीक है, अब देखना इधर v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और हम किसी पर्टिकुलर टाइम के ऊपर निकालना चाहते हैं कि जैसे t बराबर 0 टाइम, t बराबर 0 टाइम के ऊपर इधर देखना, ये जो s फ्रेम है और जो s डैश फ्रेम है, ठीक है, दोनों एक दूसरे के ऊपर थे। मतलब क्या हुआ इसका समझना, t बराबर 0 टाइम के ऊपर, t बराबर 0 टाइम के ऊपर ये एस डैश फ्रेम यहीं पे इसके कोइंसाइड था। ठीक है, इसके संपातित था। एस डैश जो है वो एस दोनों एक ही जगह पे थे, ओरिजिन इनका एक ही था, मतलब यहाँ पर ही थे ये। ठीक है, जैसे जैसे समय बढ़ता गया एस डैश फ्रेम जो है एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है आगे की तरफ एक्स डायरेक्शन में, तो वो आगे की तरफ बढ़ गया कुछ इस प्रकार से। मान लिया हमने टी टाइम के ऊपर, कितने टाइम, टी टाइम के ऊपर ये यहाँ पर शिफ्ट यहाँ तक चला गया। ठीक है, अब देखना टी टाइम की बात कर रहे हैं हम, वेलोसिटी v है, टाइम बात कर रहे हैं t, मान लेते हैं डिस्टेंस d है, कितनी डिस्टेंस है, आगे चला गया, d डिस्टेंस आगे चला गया, तो इस d डिस्टेंस को हम लिख सकते हैं वेलोसिटी इनटू टाइम, लिख सकते हैं, बताओ, क्योंकि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है वो कितनी हो गई, v इंटू टी। ठीक है, तो s और s डैश फ्रेम जो है उनके बीच का
जो डिस्टेंस का इंटरवल है वो कितना है, v इंटू टी। ठीक है, तो अब देखना इधर, तो हमने ये माना है कि एच डैश फ्रेम जो है वो गतिशील है, और गतिशील है, इसका जो एक समान वेग है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, और वो कितनी है, स्मॉल v है। ठीक है, तो अब देखना इधर, तो यहाँ पे डायग्राम से, ठीक है, ये जो चित्र अपने को दिख रहा है, इस चित्र से हम क्या लिख सकते हैं, देखना इधर, x इज इक्वल टू, इधर देखना, या फिर x डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x डैश इज इक्वल टू ये वाली डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल x में से vt को माइनस कर दो, vt भी एक डिस्टेंस है, तो टोटल x में से vt को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, x डैश, तो x डैश इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, x माइनस vt। ठीक है, तो देखो ये चीज हमको मिल गई, मतलब x डैश क्या है, एच डैश फ्रेम में पोजीशन है पार्टिकल की, x क्या है, x जो है वो एस फ्रेम में पोजीशन है पार्टिकल की, v वेलोसिटी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की t टाइम के ऊपर हम देख रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हमें एक फ्रेम में जो है पता है पोजीशन, एक फ्रेम में पता है पोजीशन, तो दूसरे फ्रेम में हम फाइंड आउट कर सकते हैं। मतलब स्थिर निर्देश तंत्र के अंदर अगर हमको पोजीशन पता है तो हम गतिशील निर्देश फ्रेम में ज्ञात कर सकते हैं, या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं हम, x इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वी टी। ठीक है, यानी कि अगर गतिशील फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमको पोजीशन पता है, जैसे हमने अभी वो एग्जांपल लिया था, बस के अंदर जो व्यक्ति बैठा है वो बल्ब की पोजीशन उसके लिए फाइंड आउट है। ठीक है, तो हम बाहर वाले व्यक्ति के लिए ज्ञात कर सकते हैं, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे यहाँ पे हम। ठीक है, और y डायरेक्शन में और z डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस x डायरेक्शन में ही मूव कर रहा है, तो ये पार्टिकल की पोजीशन x डायरेक्शन में ही चेंज होगी, y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा। तो हम लिख देंगे कि y डैश इज इक्वल टू y ही रहेगा। ठीक है, y डैश इज इक्वल टू y ही रहेगा, और z डैश इज इक्वल टू z ही रहेगा, और चौथी चीज, टाइम में भी कोई चेंज नहीं होगा, t डैश जो है वो t ही रहेगा। ठीक है, अभी क्लासिकल है, इसमें क्या है, हम किसी पर्टिकुलर टाइम की बात कर रहे हैं, या एक ऐसी वेलोसिटी से मूविंग ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जो कि बहुत ही, यानी कि ज्यादा नहीं है, कहने का मतलब जिसको हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कुछ किलोमीटर है, ठीक है, कुछ किलोमीटर है, कुछ 100 किलोमीटर है, 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, ऐसे बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा में आ जाता है लाइट की स्पीड, जैसे कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, या कोई प्लेन है, यान है, ठीक है, जो कि अंतरिक्ष में छोड़ा जाता है, सैटेलाइट है, तो उसकी स्पीड बहुत ही ज़्यादा होती है, वो जो एस्केप वेलोसिटी से ज़्यादा वेलोसिटी 11.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो ये ऐसी कुछ वेलोसिटी होती है जो बहुत ही हाई होती है, तो उस टाइम जो है ये जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा और चेंज होता है। ठीक है, पोजीशन जो है उसमें चेंज हो जाता है। यहाँ पे वेलोसिटी जो है कंपेरेबल कम है, वेलोसिटी ज़्यादा नहीं है, बहुत हाई नहीं है ऑब्जेक्ट की या फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, इसलिए जो पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, उनमें कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। ठीक है, अब देखना इधर, ये तो एक सिंपल डायरेक्शन की बात हो गई थी। अगर ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो 3D के अंदर कहीं भी मूव कर रहा हो तो उस टाइम क्या होगा, उस टाइम y कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, z कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा, और t डैश कोऑर्डिनेट, टाइम जो है, सॉरी टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, x, y और z, ये तीनों ही कोऑर्डिनेट यानी कि पोजीशन जो है वो तीनों डायरेक्शन में चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं, इधर देखना, इधर देखना, इन 3D के अंदर हम बात करें तो उस समय क्या होगा, उस समय ये जैसे कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस है अपना, ठीक है, वो कहीं 3D में
मूव कर रहा है, ठीक है। ये आर डैश हो गया, यहाँ पे आर हो गया, एक मिनट, ये आर डैश हो गया, यह आर हो गया, ठीक है। ये डेल्टा आर हो जाएगा, ठीक है। अब देखना, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, एक्स डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट, वाई डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट और जेड डायरेक्शन के कोऑर्डिनेट तीनों ही चेंज होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से होगा, एक्स डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस वी टी एज इट इज आएगा। यहाँ पर भी ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है वो वी वेलोसिटी से किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, मतलब 3D के अंदर, ठीक है। वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, वाई डैश इज इक्वल टू वाई माइनस वी इंटू टी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से जेड डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जेड माइनस वी टी, ठीक है, जेड माइनस वी टी हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट और जेड कोऑर्डिनेट इस टाइप से चेंज हो जाएंगे, टाइम में कोई चेंज नहीं होगा। और दूसरी चीज, यदि पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो ये जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो वेलोसिटी है, ठीक है, वी वेलोसिटी जो है उसका एक्स कोऑर्डिनेट लेंगे, वाई डायरेक्शन में बात करें तो उसका वाई कंपोनेंट लेंगे, और जेड डायरेक्शन की बात करें तो जेड कंपोनेंट लेंगे, ठीक है। तो ये जो इक्वेशंस है, इन्हीं इक्वेशंस को हम गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं। गैलीलियन एक साइंटिस्ट है, इन्होंने सबसे पहले ये क्लासिकल रिलेटिविटी के बारे में बताया था कि कोई एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस गतिशील है, दूसरा रेस्ट में है, तो एक के अंदर घटने वाली घटना को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ऑब्जर्व करते हैं, तो दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर पहले वाले फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कोई पार्टिकल की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन देख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में एक रिलेशन बताया इन्होंने, दोनों फ्रेम ऑफ रेफरेंस के पोजीशन में, ऐसे ही वेलोसिटी में के कोऑर्डिनेट में, एक्सेलरेशन के कोऑर्डिनेट में जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पोजीशन एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, ये दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, एक में पता है दूसरे में ज्ञात कर सकते हैं, तो एक रूपांतरण है, इसलिए इसको हम बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन कहते हैं, ठीक है। ये तो पोजीशन का हो गया ट्रांसफॉर्मेशन। अब देखना, ठीक इसी प्रकार से हम वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, और ऐसे ही हम एक्सेलरेशन का भी ट्रांसफॉर्मेशन देखेंगे। जैसे कि हम वेलोसिटी की बात करें, वेलोसिटी की बात करें, ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस इक्वेशन का डिफरेंशिएशन कर देना होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, डी एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी माइनस वी एक्स, और टी के एस्पेक्ट में कर रहे हैं तो टी का 1 हो जाएगा। अब देखो ये क्या हो गया, इसको मान लेते हैं यू एक्स डैश, ये क्या हो गया यू एक्स और माइनस वी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे यू एक्स डैश क्या है, तो यू एक्स डैश जो है वो एस डैश फ्रेम में, एस डैश फ्रेम, एस डैश फ्रेम में जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी, वेग है, ठीक है। और यू एक्स क्या है, यू एक्स जो है वो एस फ्रेम के अंदर कण का वेग है, ठीक है। एस फ्रेम जो होगा, एस फ्रेम, इसके अंदर पार्टिकल की वेलोसिटी है, ठीक है, ये पार्टिकल है, ये गति कर रहा है, तो एस फ्रेम में बैठकर देख रहे हैं तो भी जो है वो गतिशील हमको प्रतीत होगा, ठीक है। और एस डैश फ्रेम में बैठ के हम उसको देख रहे हैं तो भी उस समय क्या होगा, वो गतिशील प्रतीत होगा, तो दोनों में अलग अलग वेलोसिटी होगी, कहने का मतलब, ठीक है। एस फ्रेम में जो वेलोसिटी उसकी हमको फील हो रही है वो यू एक्स है, और एस डैश फ्रेम जो खुद गति कर रहा है उसमें बैठ के हम पार्टिकल को देखेंगे तो वहां पे जो वेग इसका प्रतीत होगा वो यू एक्स डैश, ठीक है। और वी एक्स क्या है, तो वी एक्स जो है वो खुद इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस की एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी है, ठीक इसी प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये क्या आएगा, यू वाई डैश इज इक्वल टू यू वाई माइनस वी वाई, ठीक है। ऐसे इसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम, ये आ जाएगा जेड डायरेक्शन के लिए आ जाएगा यू जेड डैश इज इक्वल टू यू जेड
माइनस वी जेड। ठीक है, टाइम में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो ये तो हो गया वेलोसिटी का ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, वेलोसिटी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक इसी प्रकार से एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन हम कर सकते हैं। ठीक है, देखना इधर, एक्सेलरेशन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो हमें क्या करना होगा, इन इक्वेशन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे। मान लो इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो यू एक्स डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू एक्स अपॉन डी टी। और वी एक्स क्या है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए एक्स डैश इज इक्वल टू ए एक्स, मतलब त्वरण में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक इसी प्रकार से y डायरेक्शन के लिए बात करें तो डी यू वाई अपॉन डैश अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी यू एक्स वाई सॉरी अपॉन डी टी, और माइनस का ये 0। ठीक है, तो क्या हो गया, ए वाई डैश इज इक्वल टू ए वाई। इसी प्रकार से ए जेड डैश इज इक्वल टू ए जेड, मतलब एक्सेलरेशन में कोई जो है चेंज नहीं होगा यदि एस डैश फ्रेम यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे उस समय। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव नहीं कर रहा हो उस टाइम हो सकता है एक्सेलरेशन यहाँ पे बदल जाएगा। ठीक है, तो ये हमने देखा गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हमें किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पता हो तो हम दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में फाइंड आउट कर सकते हैं जो एक गतिशील है। ठीक है, हाँ इसके बाद देखना स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पोस्टुलेट। ठीक है, विशिष्ट आपेक्षिकता सिद्धांत के अभिग्रहित। अभिग्रहित क्या है, देखना इधर, दो अभिग्रहित है। पहला अभिग्रहित यह है कि भौतिक विज्ञान के सभी नियम जो है वो जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लागू होते हैं। ठीक है, फिजिक्स के सभी नियम जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लागू होते हैं। ठीक है, सभी लो, फिजिक्स के सभी नियम। ठीक है, न्यूटन के तीनों नियम जो कि हम पढ़ते हैं। ठीक है, उसके बाद संवेग संरक्षण का नियम है, ऊर्जा संरक्षण का नियम है, आवेश संरक्षण का नियम है। ये सभी नियम जो है वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जो है लागू होंगे, ऐसा जो है पोस्टुलेट, ये जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का पोस्टुलेट दिया गया किसके द्वारा, आइंस्टाइन के द्वारा। ठीक है, कि भौतिकी के सभी नियम जो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लागू होते हैं। जड़त्वीय मतलब इनर्शियल नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, उसके बाद नंबर 2, लाइट की जो स्पीड है। ठीक है, मतलब प्रकाश का जो वेग है, प्रकाश का वेग हमेशा अचर रहता है, अचर रहता है। ठीक है, मतलब स्पीड ऑफ लाइट जो है c इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड, वो कभी चेंज नहीं होती है। चाहे हम किसी रेस्ट में बैठे हुए लाइट की स्पीड को माप रहे हो, या फिर हम बहुत ही फास्ट मूव करने वाले किसी यान में बैठ जाए, विमान में बैठ जाए। ठीक है, बहुत ही जैसे कि किसी एरोप्लेन में बैठ गए हम जो कि बहुत ज़्यादा स्पीड से मूव कर रहे हैं, और उसमें बैठे हुए अगर हम लाइट की स्पीड को माप रहे हैं, ठीक है, उस टाइम भी लाइट की स्पीड इतनी ही प्राप्त होगी। मतलब लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे फ्रेम ऑफ रेफरेंस कुछ भी हो। ये दो पोस्टुलेट जो है याद रखना, फिजिक्स के सभी नियम, ठीक है, ऊर्जा संरक्षण नियम, संवेग संरक्षण नियम, न्यूटन के तीनों नियम, वे सभी जो है जड़त्वीय निर्देश तंत्र में लागू होते हैं। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है वो कैसा होना चाहिए, जड़त्वीय होना चाहिए, जैसे हम अर्थ है। ठीक है, उसके बाद लाइट की स्पीड में कोई चेंज नहीं होगा, चाहे हम किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठे हुए हो। ठीक है, इसके बाद हम आगे कल जो है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के
जो टॉपिक्स है वो स्टार्ट करेंगे हम।